Hello everyone, welcome to class number 3 of communication skills। लास्ट दो क्लासेस में हमने इस चैप्टर का दो सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में इस चैप्टर का जो लास्ट सेशन है सेशन 3, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन 3 में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राइटिंग सेंटेंसेस। ओके। जब हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, किस फॉर्म में हम सेंटेंस को राइट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, हम जो राइट करते हैं किस तरह से उन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ओके। सो एज वी ऑल नो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which together express a complete idea that has meaning। ओके। सो एक सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे एक साथ यूज किया जाता है जैसे वहां से हमें एक कोई प्रॉपर मीनिंग मिले, एक कंप्लीट आइडिया मिले। ओके। So a sentence is formed by putting together a group of words in sequence। So एक sentence form कैसे होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद वहां से अगर हमें कोई एक कंप्लीट आइडिया या फिर कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है या फिर मिलता है, देन हम बोल सकते हैं दैट इज ए सेंटेंस। ओके। So a sentence typically contains a subject and an object conveying a statement, question, exclamation or command। ओके। सो एक सेंटेंस जो होता है, टिपिकली एक सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, और टोटल जो स्टेटमेंट है वो एक कोई फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है या फिर कोई क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा होता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एक्सक्लेमेशन हम बोलते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है या फिर किसी को ऑर्डर देने वाला चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं। ओके। सो राइटिंग इज कंस्ट्रक्टेड by putting sentence in sequence so that they are understandable। सो जब हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं लिखते वक्त, ओके, तो वहां पे प्रॉपर सीक्वेंस में वर्ड्स को यूज करना जरूरी है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सके, वो रिसीवर को इजीली समझ आ सके। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सिंपल सेंटेंस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे। ए सिंपल सेंटेंस इज वन A simple sentence is the one that has only one subject and one predicate। One predicate means what? That has only one finite verb। Okay। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहां पे सब्जेक्ट एक हो और वो सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं उसका प्रेडिकेट, और उसका एक्शन क्या है, वो वर्ब क्या है, वो अगर फाइनाइट हो, ओके, देन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। जहाँ पे सब्जेक्ट एक हो और उस सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी एक हो, दैट काइंड ऑफ सेंटेंस विल बी नोन एज सिंपल सेंटेंस। ओके। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलेंगे? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन which consists of two or more coordinate clauses joined by using coordinating conjunction। मतलब एक सब्जेक्ट अगर मोर देन वन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ओके, या फिर दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट दो अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक सेंटेंस में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके। सिंपल सेंटेंस मतलब जहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और वो कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, दैट इज नोन एज सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलेंगे? जहाँ पे वन और मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकते हैं, वन और मोर देन वन वर्ब यूज हो सकता है, देन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और complex sentence can be combination of two or more than two sentences, okay, and these two or more than two sentences are combined to create a single sentence by using different kind of conjunctions like and, or, but। Okay। So as you have studied in English classes, almost all sentences have a subject and a verb।
जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़े ही हैं कि हर एक सेंटेंस जो हम यूज करते हैं, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो वर्ब भी उस सेंटेंस में अवेलेबल होता है। ओके, सो ए सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। यही बताया मैंने कि सब्जेक्ट कौन होता है, एक इंसान होता है या फिर एक चीज होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, एंड वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, वर्ब डिस्क्राइब करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट कोई क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करे या फिर जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हम उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, निशा सेल्स ए लैपटॉप। तो ये एक्शन परफॉर्म कर कौन रही है, निशा। सो जो एक्शन परफॉर्म करे वो है सब्जेक्ट, सो निशा इज द सब्जेक्ट हियर। क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, सेल, सेल कर रही है। सो जो वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करे वो है वर्ब, तो यहाँ पे सेल जो है, सेल क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। और ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, हु इज रिसीविंग दैट एक्शन, लैपटॉप। किसको हम सेल कर रहे हैं, लैपटॉप, सो लैपटॉप इज ऑब्जेक्ट हियर। ओके, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि निशा जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, सेल्स। तो यहाँ पे जो वर्ड डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के एक्शन को, उसको हम बोलते हैं वर्ब। और ये एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, किसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लैपटॉप। किसको हम सेल कर रहे हैं, लैपटॉप। तो वहां पे वो लैपटॉप जो है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप इतना तो सबका क्लियर हो गया होगा कि एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ओके, जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट, एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो है वर्ब, एंड जो एक्शन को रिसीव करता है मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं चीज को समझने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं, आई रोट ए लेटर। ओके, एक्शन किसने परफॉर्म किया, आई, तो आई सब्जेक्ट है। क्या एक्शन परफॉर्म किया, रोट, तो रोट वर्ब है। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, लेटर। किसमें, किसमें उसने लिखा, लेटर। ओके, सो लेटर इज द ऑब्जेक्ट। देन ही कॉल्ड द कस्टमर। ओके, ही कॉल्ड द कस्टमर, एक्शन किसने परफॉर्म किया, ही। क्या एक्शन परफॉर्म किया उसने, कॉल किया। किसको कॉल किया उसने, मतलब किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म हुआ, इस एक्शन को किसने रिसीव किया, कस्टमर। ओके, ही कॉल्ड द कस्टमर, द कस्टमर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, सी पैक्ड द प्रोडक्ट। तो एक्शन जिसने परफॉर्म किया वो सब्जेक्ट, तो एक्शन किसने परफॉर्म किया, सी। क्या एक्शन उसने परफॉर्म किया, पैक्ड। किसने उस एक्शन को रिसीव किया, मतलब किसको उसने पैक किया, किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया गया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज द ऑब्जेक्ट। दिया एंड संजय बुक्ड ए कैब। तो एक्शन किसने परफॉर्म किया, दिया एंड संजय। क्या एक्शन उन्होंने परफॉर्म किया, बुक्ड, सो बुक्ड इज द वर्ब। एंड ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया गया, किसको बुक किया गया, कैब, सो कैब इज द ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप अभी सबका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, कि जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट है, और उस एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होता है वो वर्ब है, और जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है या फिर जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप सबका अभी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एक सेंटेंस में होता है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये मेनली दो तरह के होते हैं। ओके, सो द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त जब हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो। सो कैसे इजीली हम पता करें कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो भी हम देखेंगे अभी। So direct objects are the ones that directly acted on by the action word. Okay, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली परफॉर्म हो रहे हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो ये तो कैसे पता करें सर कौन सा डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म हो रहा है कौन सा इनडायरेक्टली हो रहा है, राइट? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आता है। सो हमेशा देखना कि द एक्शन, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जो एज ए आंसर आता है व्हाट टाइप के क्वेश्चन का, ओके, व्हाट डज निशा सेल, तो निशा इज द सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन लाइक सेलिंग, ओके, तो वो वर्ब है, निशा कुछ सेल कर रही है, तो ये सेल एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है? लैपटॉप। सो अगर एक ऑब्जेक्ट का आंसर व्हाट के फॉर्म में आता है देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे सेंटेंस में है और उस ऑब्जेक्ट का आंसर अगर व्हाट वाले क्वेश्चन में आता है then we can say that object is direct object। ओके, वेरी सिंपल। अभी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बोल के कैसे पता चलेगा? An indirect object answers the question such as to whom or for whom, okay, this thing is being performed फॉर whom और टू whom। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर अगर ऑब्जेक्ट का आता है देन दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस लिया गया है, देखो, अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर, ओके। तो एक्शन किसने परफॉर्म किया? अब्दुल, तो अब्दुल सब्जेक्ट है। क्या एक्शन उसने परफॉर्म किया? गेव, सो गेव इज द वर्ब। उसने किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया? मदर, ओके। क्या मतलब वो किस तरह का एक्शन उसने परफॉर्म किया? गिफ्ट दिया उसने, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा? अ, अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हुम, अब्दुल ने गिफ्ट किसको दिया? तो यहाँ पे एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हुआ है? टू हुम का आंसर क्या आता है? टू हिज मदर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का आंसर अगर टू whom या फिर फॉर whom वाले क्वेश्चन में आता है देन दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक आंसर के फॉर्म में व्हाट वाले क्वेश्चन में आ जाता है देन दैट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप अभी सबका सिंपल हो गया होगा। अगर व्हाट वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का आंसर आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू whom या फिर फॉर whom वाले क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट आंसर में आता है देन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। आई होप सबका अभी क्लियर हो चुका होगा। तो उस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो उससे पहले और एक चीज देख लेते हैं, सम सेंटेंसेस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस में ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, while some have both डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ होते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ओके। तो यहाँ पे जो अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर जो लिखा है, तो यहाँ पे गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब व्हाट अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया? तो यहाँ पे व्हाट में आंसर क्या आता है? गिफ्ट दिया। सो गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि उसका आंसर व्हाट वाले क्वेश्चन में आ रहा है। किसको दिया? तो टू whom में आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मदर, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिफ्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मदर, तो ये अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी था, ओके। एंड निशा सेल्स ए लैपटॉप, व्हाट निशा सेल्स, ओके। तो वहां पे ओनली वर्ड में लैपटॉप का आंसर आ रहा है, मतलब वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ वर्ड में आंसर उसका आ रहा है, तो वहां पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो वहां से हमें पता चला कि सेंटेंसेस हम जो फॉर्म करते हैं तो या तो वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो वहां पे बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं समटाइम्स, ओके। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है देख लेते हैं, रीमा बॉट स्टेशनरी। वॉट रीमा बॉट, रीमा ने क्या खरीदा? स्टेशनरी खरीदा। तो रीमा इज द सब्जेक्ट, बॉट इज द वर्ब, एंड वॉट रीमा बॉट स्टेशनरी, तो स्टेशनरी यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। वैसे ही देखो, मतलब अगर वॉट में आंसर आ जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, टू हुम बाय हुम में आंसर आएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ओके। वैसे नेक्स्ट आते हैं, फतिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, व्हाट फतिमा एंड सोनिया प्लेड, ओके। व्हाट में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे
टेनिस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फातिमा एंड सोनिया जो है वो सब्जेक्ट हो जाएंगे और उनका वर्ब क्या है, प्लेड। ओके। नेक्स्ट, ही ऑफर्ड ए कॉफी टू मी। ओके। व्हाट ही ऑफर्ड, उसने क्या ऑफर किया, कॉफी। तो कॉफी यहाँ पे व्हाट में आंसर आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड ही ऑफर्ड ए कॉपी कॉफी टू हुम फॉर हुम में आंसर आ रहा है मी। सो मी यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑफर्ड यहाँ पे क्या है, ऑफर्ड इज द वर्ब एंड ही इज द सब्जेक्ट। ओके। वैसे ही खुद प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इजीली आसान लगेगा। सो द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट। व्हाट मैनेजर असाइंड अस, मैनेजर ने हमें क्या असाइन किया, प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट इज द व्हाट में आंसर आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द प्रोजेक्ट वाज असाइंड बाय हुम, किसने प्रोजेक्ट हमें असाइन किया, मैनेजर। और द मैनेजर असाइंड द प्रोजेक्ट टू होम, ये भी हो सकता है, द मैनेजर असाइंड द प्रोजेक्ट टू अस। तो वहाँ पे अस मतलब एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर, तो मैनेजर तो सब्जेक्ट हो गया। तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, असाइन कर रहा है। तो किसको असाइन कर रहा है, टू हुम। तो यहाँ पे टू हुम फॉर हुम में अगर कोई आंसर आता है जैसे कि अस यहाँ पे आ रहा है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हो। अभी हम आएंगे ऐसे दो तरह के सेंटेंसेस जहां पे एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा और एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। ओके। सो अभी दो एग्जांपल लेते हैं और उन दो सेंटेंस के बीच डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज संजय ब्रोक द ग्लास। सेकेंड सेंटेंस इज द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है, द एक्शन इन बोथ द सेंटेंस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। दोनों सेंटेंस में एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ग्लास का ब्रेक होना, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। बट द सब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंस इज डिफरेंट, बट दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। ओके। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है संजय एंड सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट को जो है ग्लास। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट संजय डज द एक्शन। ओके। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है संजय वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके। एंड सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है द ग्लास इज नॉट परफॉर्मिंग द एक्शन, द ग्लास इज रिसीविंग द एक्शन। ग्लास के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म कर रहा है एंड सेकंड सेंटेंस जो है वहां पे सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। ये हमें समझना जरूरी है कि अगर सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। ओके। सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी इन एक्टिव वॉइस। एंड द सब्जेक्ट जहाँ पे सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, देन दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज पैसिव वॉइस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस। ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम किसको बोलते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम किस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। एक ऐसे सेंटेंस जहां पे सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। और एक इस तरह का सेंटेंस जहां पे हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उस तरह के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल टर्म में और एक तरीके से अगर हम बोलेंगे तो एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पहले एंड ऑब्जेक्ट बाद में होता है, किस तरह के वॉइस वाले सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके। सो ऐसे और कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आ, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस दिया है, सी रोट एन ईमेल। तो एक्शन परफॉर्म सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है, सी।
अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ईमेल। सो एन ईमेल। ओके। तो ये कौन से टेंस में है देखोगे, पहले पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है मतलब यहाँ पे वॉज वेयर ये सब चीजें लगेगा, तो वॉज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय। देन वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट अभी पेसिव वॉइस में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो सी का मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? हर। सो एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर। तो जब भी एक एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये फर्स्ट थिंग याद रखना। देन देखना कि कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जिस भी टेंस में होगा उस हिसाब से, अगर प्रेजेंट में है तो इज आर यूज करेंगे, पास्ट में है तो वॉज वेयर यूज करेंगे। ओके। फ्यूचर में है तो विल यूज करेंगे। तो उस तरह से हम ध्यान देंगे। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट जब हम सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट करेंगे तो तब बाय यूज करने के बाद ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं कि ओपन द डोर फॉर द कस्टमर। ओके। सो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? ओपन कर रहा है। ओके। तो ये एक्शन है। क्या? व्हाट ही इज ओपनिंग डोर, तो डोर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए ओपन कर रहा है? फॉर होम? द कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके। सो तो पहले जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है द डोर। तो मेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर। ओपनड, ओपनड मतलब पास्ट टेंस में है तो वॉज, द डोर वॉज। हमेशा वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में रखना, मैंने बोला था ओपनड। उसके बाद बाय यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम। देन उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे ही रहेगा फॉर द कस्टमर। ओके। अगर मेन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा था वैसा रहता है। ओके। देन और एक एग्जांपल, मोहन सोल्ड ए बाइक। ओके। व्हाट मोहन से ओल्ड बाइक, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बाइक जो है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम सब्जेक्ट करेंगे द बाइक। पास्ट टेंस में है तो वॉज। ओके। सोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का क्या होगा? वही सोल्ड। ओके। देन बाय। देन यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वही ऑब्जेक्ट होगा, मोहन। सो द बाइक वाज सोल्ड बाय मोहन। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर कोई सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में दिया होगा तो उसको एक्टिव में कैसे करोगे? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट कर लेना। ओके। एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेना। उसके बाद वर्ब कौन से फॉर्म में है वो पता चल जाएगा, वॉज वेयर इज आर क्या लगा है वहां से पता चल जाएगा। और उसी टेंस में ही वर्ब को रखना है। ओके। जैसे कि पहला वाला अगर हम लें, एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर, तो वहां पे हर को हम सी करेंगे। ओके। देन ईमेल को ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे। कौन से फॉर्म में है? वर्ब वॉज, वॉज मतलब पास्ट टेंस में है। ओके। सी रोट एन ईमेल। ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म हट जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस का। आई डिड नॉट बीट हिम। ओके। तो एक्शन किसने परफॉर्म किया यहाँ पे? आई। तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। आई डिड नॉट बीट हिम, तो किसको उसने बीट किया? हिम। तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक्शन क्या है परफॉर्म हुआ है? बीट। ओके। तो यहाँ पे कैसे करोगे? हिम जो है इसको पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो ही। देन कौन से टेंस में है? पास्ट, सो वॉज। उसके बाद बीट, बीट बीटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट बीटेन। देन बाय।
देन उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, मी, सो ही वॉज नॉट बिटेन बाय मी। वैसे ही कपिल मेड ए प्रॉफिट यस्टरडे। ओके, तो कपिल मेड ए प्रॉफिट, तो एक्शन किसने परफॉर्म किया, कपिल। क्या एक्शन परफॉर्म किया, मेड। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट, सो ए प्रॉफिट वॉज मेड बाय कपिल। उसके बाद लास्ट में यस्टरडे। द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, टाइगर। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चेजिंग, चेज कर रहा है। ओके, किसको, डियर को। तो हम जैसे पढ़े हैं कि जब आईएनजी वाला कोई सेंटेंस आता है तो उसको पेसिव में जब हम करते हैं तो वहां पे बिंग, BEING, बिंग वर्ड हम यूज करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द डियर। पास्ट टेंस में था, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वर्स तो रहेगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में जबकि है, आईएनजी फॉर्म में है, तो वहां पे बिंग भी लगेगा। देन चेज का पास्ट वर्ब थर्ड फॉर्म चेस्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, द डियर वाज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस, और कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, द सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन और स्टेट ऑफ फैक्ट। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जहां से हमें कुछ फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और जो सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप में एंड होते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। ओके, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन मार्क में एंड होने वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन मार्क्स में एंड होते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सिंबल के द्वारा एंड होने वाला सेंटेंस जो होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इमोशन और रिएक्शन वाला स्टेटमेंट। ओके, that kind of sentences express the strong emotion such as joy, sadness, fear or wonder. देन इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को ऑर्डर देने वाला सेंटेंस, किसी को रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस, या फिर किसी को कमांड या फिर एडवाइस देने वाला जो सेंटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो इट कैन एंड विथ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये फुल स्टॉप के द्वारा भी एंड हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल के द्वारा भी एंड हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स, आई गो टू ऑफिस, इट इज वेरी कोल्ड, आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। ओके, सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, डिड यू गो टू ऑफिस, हाउ इज द वेदर, did you complete your project? Okay, question type sentences are known as interrogative sentence. Strong emotion strong emotion filled sentences are known as exclamatory sentence. I received the prize for the best employee. Okay, he was in shock that he got that prize. Oh, it's very cold. Okay, I completed my project. मतलब any kind of strong emotion if you are presenting through the sentence, then that kind of sentence are known as exclamatory sentence. And these sentences are end with exclamation symbol. Okay, or exclamation mark. Then last one is imperative sentence. Any kind of order, any kind of advice, any kind of command, or any kind of request. So go to office today. This is a kind of order. Wear your sweater. This is a kind of advice we can say. Complete your project. Okay, that's a kind of task or command that has been assigned. So this kind of sentences can be end with full stop or can be end with exclamation mark. Okay, और कुछ examples देख लेते हैं. Where is my iCard? This is a question. Interrogative sentence. My arms ache from planting those saplings. Okay, my arms ache from planting those saplings.
मतलब ये तो किसी तरह का ऑर्डर नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स हैं, दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Reading mythology will make you more aware. This is simple declarative sentence. Come with us right now. This is a kind of command we can say. That's why it is an imperative sentence. No way. I don't want a tattoo. So this is an exclamatory sentence. We can say from the end symbol. Get out of bed immediately. Okay. We can see here exclamatory symbol is used, but this is not a kind of shocking or strong emotion type sentence. We can say it is a type of order, okay, or it is a type of command. Get out of bed immediately. तुरंत ही बेड से उठ के आओ. Okay. So I hope सबका अभी तक क्लियर हो गया होगा different type of sentences. Now we will discuss what paragraph is. So a group of sentences form a paragraph. Group of sentences को लेके एक paragraph form होता है. So while writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. जब भी हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ में एक कॉमन टाइप का आइडिया ही होना चाहिए. अगर हम कुछ दूसरा आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फॉर्म another paragraph for that. Okay. When you want to write about a different idea, make a new paragraph. वही बोला मैंने. So for example, if you are writing about your school, the first paragraph can be of sentences about the name, location, size and other such details. अगर हम हमारे स्कूल के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम स्कूल का नाम ऐसे डिटेल्स दे रहे हैं तो उस पैराग्राफ में हम सिर्फ स्कूल का डिटेल्स ही देंगे, उसका लोकेशन, उसका साइज या फिर उसके अदर डिटेल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बेंचेस हैं, कितने टीचर्स हैं, मतलब स्कूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. Then in the next paragraph, you can use sentence to describe what you like about school. उस पैराग्राफ में हम स्कूल के बारे में क्या पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं वो नहीं मिला सकते, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट आइडिया. पहले हम प्रेजेंट कर रहे थे उसमें स्कूल का डिटेल्स, सेकंड हम क्या फील करते हैं, बोथ आर डिफरेंट आइडियाज, बोथ आर नॉट सेम. सो डिफरेंट आइडियाज मस्ट बी प्रेजेंट इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. ओके. सो दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड. तो आज की क्लास में हमने देखा राइटिंग सेंटेंसेस करने के लिए हमें कौन कौन चीजें या फिर क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, किस किस चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. ओके. तो अगर हम शॉर्टली देखें यहाँ पे तो सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है वो हमने देखा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमने देखा. देन उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखा. उसके बाद किस तरह के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, किस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वो कैसे पता करेंगे वो हमने देखा. अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट अगर एक्शन रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस में है, वो हमने देखा. उसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस देखा. हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है. तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या होते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसके एक दो एग्जांपल्स दो. और उसके बाद हमने देखा पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ कैसे फॉर्म किया जाता है. एक पैराग्राफ ओनली सेम टाइप ऑफ आइडियाज को लेके ही फॉर्म होना चाहिए. अगर कोई दूसरा आइडिया हम प्रेजेंट करना चाहते हैं देन वी हैव टू क्रिएट अनदर पैराग्राफ फॉर दैट. ओके. सो ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक यहाँ पे या तो 1 या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इन चैप्टर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वहां से सिर्फ 1 या फिर 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं. सो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही 1 या फिर 2 मार्क्स के जैसा ही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक के चैप्टर्स में से. सो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर. आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.